गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य 500 प्रश्न उत्तर पार्ट 2। कल हमने पार्ट 1 की शुरुआत की थी और कल हमने 100 प्रश्न उत्तर डिस्कस किए थे। आज हम और 100 प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे और हम संपूर्ण 500 प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। हमने अब तक आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल की चर्चा की है। इसके अलावा हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण की भी चर्चा हमने की है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल तो यहाँ पे पूछा गया है, विनय पत्रिका में पद कितने हैं? तो विनय पत्रिका में पद कितने होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 280। तो विनय पत्रिका में पद की संख्या जो है वो 280 है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रंथ संवाद शैली में रचित है? तो इनमें से कौन सा ग्रंथ संवाद शैली में रचित है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आपके सभी ऑप्शन यहाँ पे सही है। रामायण महानाटक, हनुमान नाटक और पौरुषेय रामायण, ये सभी जो हैं ये संवाद शैली के अंतर्गत आते हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीकृत किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृतांत अधिक हैं? तो तुलसीकृत किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृतांत अधिक मिलते हैं, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कवितावली। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो तुलसीकृत कवितावली में उनके जीवन से संबंधित वृतांत अधिक मिलते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम भक्ति में तत्सुखी के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो राम भक्ति में तत्सुखी के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जीवराम। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, जीवराम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तपसी शाखा के प्रवर्तक का नाम क्या है? ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो तपसी शाखा के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किलहदास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, किलहदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामानुज के गुरु कांचीपुण्य किस वर्ण के थे? तो रामानुज के गुरु कांचीपुण्य किस वर्ण के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शूद्र। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफी संतों की अनहलक की घोषणा किससे मिलती जुलती है? तो सूफी संतों की अनहलक की घोषणा किससे मिलती जुलती है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अद्वैतवाद। तो अद्वैतवाद से सूफी संतों की अनहलक की घोषणा मिलती जुलती है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, भक्तिकालीन हिंदी काव्य की सर्वाधिक प्रमुख भाषा कौन सी मानी जाती है? तो भक्तिकालीन हिंदी काव्य की सर्वाधिक प्रमुख भाषा कौन सी मानी जाती है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रज। तो ब्रज भाषा जो है ये भक्तिकालीन हिंदी काव्य की सर्वाधिक प्रमुख भाषा मानी जाती है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, गय पदों की परंपरा हिंदी में किससे शुरू होती है? तो गय पदों की परंपरा जो है हिंदी में किससे शुरू होती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका
ऑप्शन नंबर डी, सिद्धों से। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? ये प्रश्न भी आपका नेट में कई बार पूछा गया है और विभिन्न प्रकार के टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? किस आलोचक ने या किस इतिहासकार ने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को इस कथन का लेखक माना जाता है। वाणी का डिक्टेटर इन्होंने कहा है कबीरदास को। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी उक्ति कबीर की नहीं है? तो इनमें से कौन सी उक्ति कबीर की नहीं मानी जाती? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जरा मुई न भय हुआ कुशल कहाँ ते होए। ये पंक्ति जो है ये कबीरदास की नहीं मानी जाती। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी पांडे कौन कुमति तो ही लागी, झरी लागे महलिया गगन फहराए, और चलन चलन सब लोग कहत है, न जाने बैकुंठ कहाँ है। इसके भी लेखक हैं कबीरदास। तो आपका ए, बी और डी इसके लेखक हैं कबीरदास, परंतु आपका सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीर कहा मई थही खंड गवाऊं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, बीर कहा मई थही खंड गावऊं, कथा काल कई लोग सुनावऊं, किस रचना की पंक्ति मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। बीर कहा मई थही खंड गावऊं, कथा काल कई लोग सुनावऊं। तो ये पंक्ति जो है किस रचना के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चंदायन। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? तो इनमें से कौन सी पंक्ति पद्मावत के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विरह रूप दर्पण संसारा। ये जो है ये पद्मावत के अंतर्गत नहीं आती है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, विरह रूप दर्पण संसारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस सूफी रचना में दोहे की जगह बरवे छंद का प्रयोग हुआ है? तो फिर से पढ़ते हैं। इनमें से किस सूफी रचना में दोहे की जगह बरवे छंद का प्रयोग हुआ है? तो उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुराग बांसुरी। तो अनुराग बांसुरी के अंतर्गत दोहे की जगह बरवे छंद का प्रयोग हुआ है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिवादी काव्य के नाम से कौन जाना जाता है? तो व्यक्तिवादी काव्य के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हालावाद। तो हालावाद को जो है व्यक्तिवादी काव्य भी कहा जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस काव्य में समग्र एवं संपूर्णतः व्यक्तिक चेतनाओं को ही काव्य में स्वरों और भाषा में संजोया गया है। ये किस काव्य के बारे में कहा गया है? तो फिर से पढ़ते हैं। इस काव्य में समग्र एवं संपूर्ण व्यक्ति चेतनाओं को ही काव्य में स्वरों और भाषा में संजोया गया है। तो यहाँ किस काव्य के लिए ये कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हालावादी काव्य के लिए कहा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नव्य स्वच्छंदतावाद के नाम से कौन जाना जाता है?
तो नव्य स्वच्छंदतावाद के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हालावाद। तो हालावाद को नव्य स्वच्छंदतावाद कहा जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्मुक्त प्रेम काव्य या प्रेम व मस्ती के काव्य के नाम से कौन जाना जाता है? तो उन्मुक्त प्रेम काव्य या प्रेम और मस्ती के काव्य के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हालावादी काव्य। तो हालावादी काव्य जो है इसका सही उत्तर होगा, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अपनी ही मस्ती अल्हड़ता एवं अक्खड़ता है, ये किस में मिलता है? तो फिर से पढ़ते हैं। इसमें अपनी ही मस्ती अल्हड़ता एवं अक्खड़ता है, तो ये किसके लिए कहा गया है, किस काव्य के लिए कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हालावादी काव्य। तो हालावादी काव्य के लिए कहा गया है, इसमें अपनी ही मस्ती अल्हड़ता एवं अक्खड़ता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालावादी काव्य पर किसका प्रभाव मिलता है? तो हालावादी काव्य पर किसका प्रभाव मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका फारसी साहित्य का उमर खयाम। तो उमर खयाम का प्रभाव मिलता है हालावादी काव्य में, और ये जो है फारसी साहित्य के अंतर्गत आता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षयी रोमांस का कवि किसे कहा जाता है? तो क्षयी रोमांस का कवि ये किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन के लिए क्षयी रोमांस का कवि ये कहा जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम और रोमांस का कवि किसे कहा जाता है? तो प्रेम और रोमांस का कवि ये किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो रामेश्वर शुक्ल अंचल को प्रेम और रोमांस का कवि कहा जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांसलवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो मांसलवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो रामेश्वर शुक्ल अंचल को मांसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके काव्य में रोमांस तो है, लेकिन निराशा और दुख जनित ये किसके बारे में कहा गया है? तो फिर से पढ़ते हैं। इनके काव्य में रोमांस तो है, लेकिन निराशा और दुख जनित, तो ये किसके बारे में कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नरेंद्र शर्मा के बारे में। तो नरेंद्र शर्मा के बारे में ये कथन कहा गया है कि इनके काव्य में रोमांस तो है, लेकिन निराशा और दुख जनित, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो हालावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालावाद का समय काल क्या माना जाता है? तो हालावाद का समय काल क्या माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1933 से 1936, 1933 से 1936 ये हालावाद का समय माना गया है। ये प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालावादी कविता को व्यक्तिवादी कविता किसने कहा है? तो हालावादी कविता को व्यक्तिवादी कविता ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर नगेंद्र। तो डॉक्टर नगेंद्र ने हालावादी कविता को व्यक्तिवादी कविता कहा है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिवादी कविता छायावाद की
अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा है। तो ये कथन किसका है? तो फिर से पढ़ते हैं। व्यक्तिवादी कविता छायावाद की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा है। तो ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर नगेंद्र की। तो ये कथन जो है डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, व्यक्तिवादी कविता जो है ये छायावादी कविता की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालावादी काव्य को मस्ती, उमंग और उल्लास की कविता, ये किसने कहा है? तो हालावादी काव्य को मस्ती, उमंग और उल्लास की कविता, ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, तो ये कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा है कि हालावादी काव्य को मस्ती, उमंग और उल्लास की कविता कहा जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, हालावादी कविता का प्रबल भाव क्या है? तो हालावादी कविता का प्रबल भाव क्या माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका व्यक्तिवादी। निराशावादी कवि किसे कहा जाता है? तो निराशावादी कवि ये किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हालावादियों को। तो हालावादियों को निराशावादी कवि कहा जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि निराशावादी कवि ये किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है हालावादियों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक कथन दिया गया है, तो बताना है कि ये कथन किसका है। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। व्यक्तिवादी कविता का प्रमुख स्वर निराशा का है, अवसाद का है, थकान का है, टूटन का है, चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो। ये कथन किसका है? तो फिर से पढ़ते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो व्यक्तिवादी कविता का प्रमुख स्वर निराशा का है, अवसाद का है, थकान का है, टूटन का है, चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो। तो ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर रामदरश मिश्र। तो डॉक्टर रामदरश मिश्र का ये कथन माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। व्यक्तिवादी कविता का प्रमुख स्वर निराशा का है, अवसाद का है, थकान का है, टूटन का है, चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, व्यक्तिवादी गीति कविता की सभी प्रवृत्तियाँ प्रेम, निराशा, वेदना, सामाजिक चेतना किसके काव्य में लक्षित होती है? तो ये कथन किसने कहा है? तो फिर से पढ़ते हैं। व्यक्तिवादी गीति कविता की सभी प्रवृत्तियाँ प्रेम, निराशा, वेदना, सामाजिक चेतना किसके काव्य में लक्षित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आरसी प्रसाद सिंह। तो आरसी प्रसाद सिंह के काव्य में ये सभी प्रवृत्तियाँ जो हैं ये लक्षित होती हैं। पहला है प्रेम, फिर निराशा, फिर वेदना और फिर सामाजिक चेतना। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशरीरी प्रेम के स्थान पर शरीरी प्रेम को इन्होंने तरजीह दी है। तो ये कथन किसका है? तो अशरीरी प्रेम के स्थान पर शरीरी प्रेम को इन्होंने तरजीह दी है। तो वो कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हालावादी कवि। तो हालावादी कवियों ने अशरीरी प्रेम के स्थान पर शरीरी प्रेम को इन्होंने तरजीह दी है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। मूलतः प्रेम, यौवन और सौंदर्य के कवि कौन माने जाते हैं? तो मूलतः प्रेम, यौवन और सौंदर्य के कवि कौन माने जाते हैं?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामेश्वर शुक्ल अंचल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालावादी काव्य को क्षयी रोमांस और कुंठा का काव्य किसने कहा है? तो हालावादी काव्य को क्षयी रोमांस और कुंठा का काव्य ये किसने कहा है, किस लेखक ने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर हेतु भारद्वाज। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, डॉक्टर हेतु भारद्वाज ने ये कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालावाद प्रचलित कब से हुआ था? तो हालावाद कब से प्रचलित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बच्चन की मधुशाला से। तो बच्चन की मधुशाला से हालावाद प्रचलित हुआ था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसकी रचनाओं में आत्मसंदेह और मृत्यु भय की भावना सर्वाधिक पाई जाती है? तो किसकी रचनाओं में आत्मसंदेह और मृत्यु भय की भावना सर्वाधिक पाई जाती है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चन की रचना में कौन सी रचनाएं शामिल हैं? तो बच्चन की रचनाओं में कौन सी रचनाएं शामिल हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पहले आता है मधुशाला, फिर मधुबाला और मधुकलश। इसके अलावा निशा निमंत्रण ये भी आता है, परंतु 3 सर्वश्रेष्ठ जो रचनाओं के नाम हैं वो हैं मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद का दूसरा उन्मेष क्या कहलाता है? तो छायावाद का दूसरा उन्मेष क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उत्तर छायावाद। उत्तर छायावाद को छायावाद का दूसरा उन्मेष किसने कहा है? तो उत्तर छायावाद को छायावाद का दूसरा उन्मेष ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। उत्तर छायावाद में कितने प्रकार की काव्य धाराएं विकसित हुई? तो उत्तर छायावाद में कितने प्रकार की काव्य धाराएं विकसित हुई? तो संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर। तो 2 प्रकार की काव्य धाराएं विकसित हुई। पहला आता है राष्ट्रीय और दूसरा आता है व्यक्तिवादी। तो 2 प्रकार के काव्य धाराएं विकसित हुई, पहला है राष्ट्रीय और दूसरा है व्यक्तिवादी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर छायावाद को स्वच्छंद काव्य धारा किसने कहा है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो उत्तर छायावाद को स्वच्छंद काव्य धारा ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने उत्तर छायावाद को कितनी काव्य धाराओं में बांटा है? तो फिर से पढ़ते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने उत्तर छायावाद को कितनी काव्य धाराओं में बांटा है? तो इसकी संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 3। तो 3 काव्य धाराओं में बांटा है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। पहला है राष्ट्रीय चेतना प्रधान, फिर है व्यक्ति चेतना प्रधान और फिर है समष्टि चेतना प्रधान। तो पहला है राष्ट्रीय चेतना प्रधान, फिर है व्यक्ति चेतना प्रधान और फिर समष्टि चेतना प्रधान। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालावाद को प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास ये किसने कहा है? तो हालावाद को प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास ये किसने कहा है? किस लेखक ने या किस इतिहासकार ने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने हालावाद को प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था। तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1907 में। हरिवंश राय बच्चन रचित प्रथम काव्य संग्रह का नाम क्या है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन रचित प्रथम काव्य संग्रह का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका मधुशाला। और ये प्रकाशित हुई थी 1935 में और इसका रचना काल माना जाता है 1933। तो यहाँ से जो है 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन का प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह का नाम क्या है। तो हरिवंश राय बच्चन का प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका तेरा हार। उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद किसने किया है। तो उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद किसने किया है, उनका नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन ने उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद किया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। बच्चन को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो बच्चन को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो इसका सही उत्तर होगा आपका दो चट्टान। तो दो चट्टाने के लिए बच्चन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में प्रकाशित है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में प्रकाशित है, इसकी संख्या क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका 4। तो बच्चन की जो आत्मकथा है वो 4 खंडों में प्रकाशित है। पहला आता है क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके बाद आता है नीड़ का निर्माण, फिर आता है बसेरे से दूर, और फिर आता है 10 द्वार से सोपान तक। तो पहले आता है क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, और फिर 10 द्वार से सोपान तक। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर होगा आपका 1938। तो 1938 को निशा निमंत्रण जो है ये प्रकाशित हुई थी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। निशा निमंत्रण के गीत कितनी कितनी पंक्तियों में रचित है। तो निशा निमंत्रण के गीत कितनी कितनी पंक्तियों में रचित है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका 13 पंक्तियों में। तो 13 पंक्तियों में निशा निमंत्रण के गीत रचित हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। निशा निमंत्रण का प्रथम गीत कौन सा है। तो निशा निमंत्रण का प्रथम गीत कौन सा माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है ये निशा निमंत्रण का प्रथम गीत माना जाता है। मधुशाला में संकलित रुबाइयों की संख्या कितनी है। तो मधुशाला में संकलित रुबाइयों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका 135। मधुशाला की रुबाइयाँ कितनी कितनी पंक्तियों में रचित है। तो मधुशाला की रुबाइयाँ जो है ये कितनी कितनी पंक्तियों में रचित है, तो इसकी संख्या क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका 4 पंक्तियों में। तो मधुशाला की रुबाइयाँ 4 पंक्तियों में रचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुशाला की मादकता अक्षय है, ये कथन किसका है। तो मधुशाला की मादकता अक्षय है, ये कथन किसका माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। तो ये जो है सुमित्रा नंदन पंत की कथन मानी जाती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुशाला में हाला, प्याला, मधुबाला और मधुशाला के 4 प्रतीकों के माध्यम से
कवि ने अनेक क्रांतिकारी, मर्मस्पर्शी, रागात्मक एवं रहस्यपूर्ण भावों को वाणी दी है। ये कथन किसका माना जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं। मधुशाला में हाला, प्याला, मधुबाला और मधुशाला की के 4 प्रतीकों के माध्यम से कवि ने अनेक क्रांतिकारी, मर्मस्पर्शी, रागात्मक एवं रहस्यपूर्ण भावों को वाणी दी है। तो ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। बच्चन की रचना त्रय नाम से जानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका, पहला आता है मधुशाला, फिर मधुबाला और फिर मधुकलश। बच्चन के काव्य को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो बच्चन के काव्य को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, इसको जो है 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है मधुकाव्य, फिर है विषाद काव्य, फिर है प्रणय काव्य और फिर है राजनीतिक सामाजिक काव्य। तो 4 श्रेणी जो हैं वो हैं मधुकाव्य, विषाद काव्य, प्रणय काव्य और राजनीतिक सामाजिक काव्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चन का अंतिम काव्य संग्रह कौन सा है? तो बच्चन का अंतिम काव्य संग्रह कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जाल समेटा। बच्चन के कितने काव्य संग्रह पंत के साथ हैं? तो बच्चन के कितने काव्य संग्रह सुमित्रा नंदन पंत के साथ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 2। पहला आता है सूत की माला और दूसरा है खादी के फूल। तो सूत की माला और खादी के फूल ये दोनों ऐसे काव्य संग्रह हैं जो बच्चन और सुमित्रा नंदन पंत दोनों ने साथ मिलकर लिखा है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूत की माला और खादी के फूल संग्रह में कुल कितने गीत संकलित हैं? तो सूत की माला और खादी के फूल संग्रह में कुल कितने गीत संकलित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 204 गीत। उपयुक्त 204 गीत बच्चन ने कब लिखे थे? तो उपयुक्त 204 गीत बच्चन ने कब लिखे थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गांधी जी की निधन हो जाने के बाद। तो गांधी जी के निधन हो जाने के बाद उपयुक्त 204 गीत बच्चन ने लिखे थे। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर रहा हूँ आज मैं आज़ाद हिंदुस्तान का आह्वान, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। कर रहा हूँ आज मैं आज़ाद हिंदुस्तान का आह्वान, तो ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हरिवंश राय बच्चन। तो ये जो है बच्चन की पंक्ति मानी जाती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब तक मानव हृदय में रागात्मक का अवशेष रहेगा तब तक बच्चन की कविता का आकर्षण चिरंतर एवं चिरस्थायी रहेगा। ये कथन किसका माना जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं। जब तक मानव हृदय में रागात्मक का अवशेष रहेगा तब तक बच्चन की कविता का आकर्षण चिरंतन एवं चिरस्थायी रहेगा। तो ये कथन किसका माना जाता है? आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका गणपति चंद्रगुप्त। तो ये जो है गणपति चंद्रगुप्त का कथन माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चन की कृतियों निशा निमंत्रण, एकांत संगीत और आकुल अंतर में झलकता है। तो बच्चन की कृतियों निशा निमंत्रण, एकांत संगीत और आकुल अंतर में झलकता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका विषाद। विषाद झलकता है इन सभी रचनाओं में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। बच्चन की कविताओं में विषाद का प्रमुख कारण क्या है? तो बच्चन की कविताओं में विषाद का प्रमुख कारण क्या है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका उनकी पत्नी की मृत्यु। बच्चन के काव्य संग्रह सतरंगिनी और मिलन यामिनी किस प्रकार के काव्य माने जाते हैं? तो बच्चन के काव्य संग्रह सतरंगिनी और मिलन यामिनी किस प्रकार के काव्य माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रणय काव्य। तो ये जो है प्रणय काव्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चन की रचनाओं सतरंगिनी और मिलन यामिनी किसमें संकलित हैं? तो बच्चन की रचनाओं सतरंगिनी और मिलन यामिनी किसमें संकलित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बच्चन के उल्लास भरे गीत। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चन की कविता नीड़ का पुनः निर्माण किससे संबंधित है? तो बच्चन की कविता नीड़ का पुनः निर्माण किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पुनः विवाह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चन ने अपनी रचना एकांत संगीत में क्या इशारा किया है? तो बच्चन ने अपनी रचना एकांत संगीत में क्या इशारा किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अपने निजी जीवन की ओर। तो अपनी निजी जीवन की ओर बच्चन ने अपनी रचना एकांत संगीत में इशारा किया है। हरिवंश राय बच्चन को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? तो हरिवंश राय बच्चन को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बच्चन नाम से। तो बच्चन नाम से हरिवंश राय बच्चन को बचपन में बुलाया जाता था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। मैकबेथ रचना किसकी है या इसका अनुवाद किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हरिवंश राय बच्चन। जनगीता रचना किसकी है? तो जनगीता रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। चार खेमे 64 खूंटे। तो चार खेमे 64 खूंटे रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। बंगाल का अकाल रचना किसकी मानी जाती है? तो बंगाल का अकाल रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। धार की इधर उधर आरती और अंगारे, बुद्ध और नाच घर रचनाएं किसकी मानी जाती है? तो धार की इधर उधर आरती और अंगारे, बुद्ध और नाच घर रचनाएं किसकी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हरिवंश राय बच्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिभंगिमा के लेखक कौन है? तो त्रिभंगिमा के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हिंदी साहित्य का आधुनिक मीरा ये किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का आधुनिक मीरा ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महादेवी वर्मा को। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। एक भारतीय आत्मा ये किसे कहा जाता है? तो एक भारतीय आत्मा ये किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका माखन लाल चतुर्वेदी। तो माखन लाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। ये भी कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलम का जादूगर ये किसे कहा जाता है? कलम का जादूगर तो ये कहा जाता है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलम का सिपाही या कलम का मजदूर ये किसे कहा जाता है? तो कलम का सिपाही या कलम का मजदूर ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रेमचंद को। कलम का सिपाही जीवनी के लेखक हैं अमृत राय और कलम का मजदूर जीवनी के लेखक हैं मदन गोपाल। तो यहाँ से जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कलम का सिपाही और कलम का मजदूर ये किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है जीवनी के अंतर्गत आती है।
और ये लिखा गया है प्रेमचंद के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का मैक्सिम गोर्की ये किसे कहा जाता है? तो भारत का मैक्सिम गोर्की ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रेमचंद को। गद्य काव्य का लेखक ये किसे कहा जाता है? तो गद्य काव्य का लेखक ये किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वियोगी हरि को, वियोगी हरि। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक कबीर ये किसे कहा जाता है? आधुनिक कबीर तो ये कहा जाता है नागार्जुन को। वाणी का डिक्टेटर ये कहा जाता है कबीर दास को। फैंटेसी का कवि तो फैंटेसी का कवि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मुक्तिबोध को। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक ये किसे कहा जाता है? तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोरखनाथ को। इसके बाद आता है आधुनिक युग के चारण कवि। तो आधुनिक युग के चारण कवि ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दिनकर को, रामधारी सिंह दिनकर को आधुनिक युग का चारण कवि कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक युग के कबीर तो आधुनिक युग के कबीर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नागार्जुन को। आधुनिक युग के गोरखनाथ ये प्रश्न कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आधुनिक युग के गोरखनाथ ये किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है निराला को। इसके बाद संस्कृत के क्लासिकल पंडित ये किसे कहा गया है? तो संस्कृत के क्लासिकल पंडित ये किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है विद्यापति को। हिंदी साहित्य जगत में दद्दा ये किसे कहा गया है? तो हिंदी साहित्य जगत में दद्दा ये उपनाम किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है मैथिली शरण गुप्त को। ये भी कई बार पूछा गया है कि दद्दा उपनाम जो है ये किस साहित्यकार को प्राप्त है? तो वो हैं मैथिली शरण गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य जगत में दादा ये उपनाम किसे प्राप्त है? तो हिंदी साहित्य जगत में दादा ये उपनाम किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है माखन लाल चतुर्वेदी को। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है आग और राग के कवि किसे कहा जाता है? तो आग और राग के कवि ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। इसके बाद व्यष्टि चेतना के कवि ये किसे कहा जाता है? तो व्यष्टि चेतना के कवि ये किस साहित्यकार को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अज्ञेय। तो अज्ञेय को व्यष्टि चेतना के कवि ये कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविराज शिरोमणि ये किसे कहा जाता है? तो कविराज शिरोमणि ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पद्माकर को। प्रेम की पीर का कवि ये किसे कहा जाता है? तो प्रेम की पीर का कवि ये किससे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है घनानंद को। ये कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि प्रेम की पीर का कवि ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है घनानंद को। इसके बाद ब्रज भाषा का भूषण ये किसे कहा जाता है? तो ब्रज भाषा का भूषण ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बिहारी को। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने कुछ और 100 प्रश्न उत्तर की चर्चा की और इसी के साथ हमारा पार्ट 2 यहाँ पे समाप्त हुआ। अब तक हमने 200 प्रश्न उत्तर की चर्चा की है। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। कल हम पार्ट 3 की शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।